ना कमाने वाला पति। विनोद, तूने यह क्या किया? माल पहुंचाया नहीं और पैसे भी रख लिए। कंपनी वालों का लगातार फोन आ रहा है। इस तरह से व्यापार नहीं किया जाता। तूने मुझसे झूठ बोला और चंद पैसों के लालच में इतना बड़ा छल कर दिया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जब माल था ही नहीं तो ऑर्डर क्यों लिया? अब मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा? सुधीर चिंतित हो रहा था और विनोद के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। अच्छा, मुझे वो पैसे वापस कर दो जो तुमने लिए थे। मैं उस कंपनी में वापस कर दूंगा और माफी मांग लूंगा। वो पैसे तो, विनोद हिचकते हुए बोला, वो तो मैं कल ही जुए में हार गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। सुधीर यह सुनकर अपना धैर्य खोने लगा। आखिर हजारों की नहीं, लाखों की बात थी। पिताजी ने कितनी मेहनत से ये व्यापार खड़ा किया था। लोगों का इस पर पूरा भरोसा था और विनोद ने उसी साख पर धब्बा लगा दिया है। सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और ये सब कैसे हो गया। बैंक में भी अब इतना पैसा नहीं बचा था और इतना माल तैयार करने में अभी महीना भर लगेगा। उसके पैसे का ब्याज भी बहुत लग जाएगा और कंपनी वाला रुकेगा भी नहीं। कहीं ये ना हो कि वो हाई कोर्ट में केस कर दे। इसके लिए यह ही दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूँ। काश उस दिन इसके लाए कागजात पर मैं हस्ताक्षर नहीं करता। मीटिंग की जल्दबाजी में मैंने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन मामला तो सुलझाना था। सुधीर ने अपनी पत्नी से बात की। रागिनी ने सलाह दी कि हम बहुओं के जेवर ऐसे ही रखे हुए हैं, उन्हें हम बैंक में रखकर उससे कर्ज ले सकते हैं और जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम उन्हें छुड़ा ही लेंगे। अपनी पत्नी की बात सुधीर को समझ आई और उसने वैसा ही किया। विनोद एक लालची प्रवृत्ति का इंसान है, जिसे बस पैसों से मोह है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अपने दोस्त के संग पार्टी करना, जुआ और शराब में पैसे उड़ाने का शौक रखता था। वहीं सुधीर उसके विपरीत धैर्यवान, समझदार और सात्विक गुणों वाला था। वह ऑफिस से घर और घर से सीधा ऑफिस जाता था। सुधीर की पत्नी रागिनी भी उससे खुश रहती थी और वह भी सरल स्वभाव की थी। वहीं विनोद की पत्नी रेखा बहुत दुखी रहती थी। विनोद के न घर पर आने का कोई वक्त था, ना ही रात को सोने का। कई बार तो वो घर ही नहीं आता था। सोमनाथ जी ने अपने छोटे बेटे विनोद को कई बार समझाया था कि वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे और अपनी पत्नी और बच्चे को संभाले, उन्हें खुश रखे। पर विनोद किसी की नहीं सुनता था। सोमनाथ जी ने अपने व्यापार का सारा करता धरता सुधीर को ही बना रखा था, क्योंकि सुधीर का आचरण भी सही था और वह अपने पिताजी की बात भी मानता था। बचपन से ही सुधीर शांत स्वभाव वाला और विनोद उग्र स्वभाव का था। दोनों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता था, पर हाँ, सुधीर को भी विनोद की चिंता लगी रहती थी। वह समय समय पर उसे सुधारने की सलाह देता था, जिसे विनोद सुनता तो था पर उसकी बात भी जरा नहीं मानता था। सोमनाथ जी घर पर ही रहते थे। अब उनकी उम्र हो चली थी और उससे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती थी। घर पर रहकर वो व्यापार का हिसाब भी कभी कभी कर लिया करते थे। विनोद को भी कह रखा था कि ये सब बुरी आदतें छोड़कर वह अपने काम में मन लगाए। रेखा भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसके पिता पर पहले ही 3 लड़कियों का भार था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने रेखा की शादी विनोद से कर दी। सोमनाथ जी को एक आशा थी कि शायद विनोद शादी के बाद सुधर जाएगा, पर वो अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानता था। व्यापार का सारा भार सुधीर पर ही था। विनोद केवल दिखावे के लिए ऑफिस जाता था और थोड़ा बहुत काम करके निकल जाता था। सुधीर
को भी कई बार ये चीज अखरती थी। इतना बड़ा व्यापार था, उसे संभालने के लिए सुधीर काफी नहीं था। माल मंगवाना, माल की जांच करना, पैसों का हिसाब करना, माल को दुकानों पर भेजना, बहुत से काम थे। ये काम तो सब कर्मचारी करते थे, पर कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए भी तो कोई चाहिए था। वो तो मीटिंग और बाकी ऑर्डर लेने और उन्हें पूरा करने में व्यस्त रहता था, और नीचे के कर्मचारी कई बार थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर लेते थे। पिताजी, विनोद ऑफिस में अच्छे से काम नहीं संभाल रहा है। इतने लोगों को एक साथ मेरा संभालना मुश्किल हो रहा है। आप उसे कुछ समझा दीजिए। रेखा भी वहीं पर खड़ी थी। वह भी बोल पड़ी, पिताजी, मैंने भी एमबीए किया है। मैं क्या आपका व्यापार में मदद कर सकती हूँ? मेरी पढ़ाई भी काम आ जाएगी और भैया जी का काम भी हल्का हो जाएगा। विनोद ने तो जैसे ना सुधरने की कसम ले रखी है। हो सकता है मैं रोज ऑफिस जाऊं तो वो भी आना शुरू कर दें। सोमनाथ जी पहले तो हिचकिचाए, फिर उन्होंने बात की गंभीरता समझी और सभी पहलुओं पर विचार किया। उन्हें रेखा की बात भी सही लगी। बाहर के आदमी को लाखों रुपए में देने से अच्छा है कि घर की बहू ही ऑफिस संभाल ले। फिर रेखा पढ़ी लिखी थी और उसे सारी जानकारी भी थी। नया काम होगा, पर रेखा वो भी अच्छे से सीख लेगी। रागनी भी यही चाहती थी कि रेखा घर पर बैठकर देवर जी के आने का इंतजार करती है और रोज दुखी होती है। इससे अच्छा है कि वो अपने काम में व्यस्त रहेगी। अगले दिन विनोद सो रहा था। रेखा ने बच्चों को नाश्ता टिफिन देकर स्कूल भेजा और खुद भी तैयार होकर सुधीर के साथ ऑफिस चली गई। विनोद उठकर रेखा को आवाज लगाता ही रहा। जब कमरे से बाहर आया तो उसने हर जगह अपनी पत्नी को देखा, तो वह नहीं दिखी। एक कप चाय मिल सकती है? वह चिल्लाया तो रागनी चाय लेकर आई। ये रेखा कहाँ चली गई? कामचोर है, अपने पति को एक कप चाय भी नहीं दे सकती है। कब से मैं चिल्ला रहा हूँ। तेरी पत्नी कामचोर नहीं है, वो काम पर ही गई है। अब तुझसे तो काम होता नहीं है, तो उसने तेरा काम खुद के सिर पर ले लिया है। वो सुधीर के साथ ऑफिस में गई है, शाम तक आ जाएगी। तुझे तो अपनी आवारागर्दी और बुरी आदतों से समय ही नहीं मिलता कि तू ऑफिस जाकर कुछ काम करे। पिछली बार ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया था। सोमनाथ जी बोलकर अपने कमरे में चले गए। विनोद पीछे पीछे गया। पिताजी, आपने उसे ऑफिस क्यों भेज दिया? अब घर की औरतें बाहर जाकर काम करेंगी। आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। पता है ऑफिस में कैसे कैसे लोग होते हैं। विनोद की बात सुनकर सोमनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हाँ पता है, बस मेरे ऑफिस में तेरे जैसे लोग नहीं होते हैं, बाकी सब तरह के होते हैं। पिताजी की बात सुनकर विनोद सकपका गया। आज उसका मन नहीं लग रहा था। उसने दोस्तों से मिलने का मन बनाया। उन्हें होटल में भी बुलवा लिया। वहाँ सब तरह की सुख सुविधाएं थी, आराम था, पर उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने सीधा रेखा को फोन किया, पर रेखा ने फोन नहीं उठाया। अब उसके दिमाग में 10 बेफिजूल की बातें आने लगी। उसने अपने सुधीर भैया को भी फोन लगाया, दोनों ने फोन नहीं उठाया। वह सीधा कार लेकर भागा तो बाहर गार्ड ने उसे रोक दिया कि आप कमरे में नहीं जाएं। रेखा मैम और सुधीर सर दोनों व्यस्त हैं। विनोद रुका नहीं और कमरे में चला गया। वहाँ का नज़ारा देखते ही वह हड़बड़ा सा गया। रेखा प्रेजेंटेशन दे रही थी और सुधीर और बाकी कर्मचारी उसे देख रहे थे। विनोद कमरे से बाहर की ओर आ गया, फिर वो घर चला गया। आज विनोद रेखा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात को कमरे में वो रेखा पर चिल्लाया कि वो इस तरह रोज ऑफिस ना जाया करे।
बाहर 10 तरह के लोग होते हैं। घर की बहुओं का इस तरह काम पर जाना शोभा नहीं देता है। रेखा भी बोली, अच्छा, मुझे काम करना शोभा नहीं देता है और आपको, इस घर के बेटे को क्या शोभा देता है अपने बड़े भाई के साथ चंद पैसों के लालच में छल करना, पिताजी के व्यापार पर धब्बे लगाना और उसकी साख बाजार में गिरा देना। आखिर घर के बेटे को यह सब शोभा देता है। कितना आश्चर्य होता है। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी ने आपको और भैया को खुद ही पाला और आप दोनों की परवरिश की। पर भैया अपने घर, काम, पत्नी के प्रति कितना समर्पित हैं और आपको सिर्फ अपने दोस्तों, बुरी आदतों से मतलब है। घर परिवार, ऑफिस, पत्नी और बच्चों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। विनोद, मैं ऑफिस अपने लिए नहीं जाती हूँ। अपने जो बड़े भैया के साथ छल किया है, उन्हें धोखा दिया है, इतना बड़ा नुकसान किया है, बस उसी की पूर्ति के लिए जा रही हूँ। अपनी काम वाली रमाबाई का पति भी ऐसा है, काम पर नहीं जाता है, जुए और शराब में सारा पैसा उड़ा देता है। रमाबाई को घर परिवार चलाना है, इसीलिए वो काम पर आती है। मैं भी इसीलिए ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि मेरा पति भी काम नहीं करता है और उसकी पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं अपने और बेटी की परवरिश मुफ्त में ही ना करूं। जब मैं काम कर सकती हूं तो क्यों नहीं करूं। विनोद रात भर सोचता रहा, आखिर उसे आज अपनी पत्नी की बातें इतना क्यों चुभ रही हैं। वह कमरे से बाहर आ गया और ऊपर छत पे चला गया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के आगे वो साल घूम गए जब वो स्कूल में था और माँ की अचानक से मृत्यु हो गई थी। उस वक्त तो कितना अकेला हो गया था। वह अपनी माँ का सबसे ज़्यादा लाडला था। माँ उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, उसके लिए खाने की मनपसंद चीज़ें बनाती रहती थी। माँ की गोद उससे छीन गई थी। उसकी जिद पूरी करने वाली माँ अब नहीं रही थी। स्कूल में वो फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाया। घर में कितनी आया रखी गई, पर वह उसकी माँ जैसी नहीं थी। वो उन पर गुस्सा करता था और किसी की बात नहीं मानता था। सुधीर बड़ा था और उसने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा दिया था। पिताजी अक्सर सुधीर भैया की तारीफ करते थे तो वो अपने भैया से चिढ़ने लगा था। कॉलेज में आया तो वह दोस्तों की बुरी संगत में पड़ गया। घर के पैसे उड़ाने लगा और उसे जुए की बुरी लत लग गई। रागिनी उसकी भाभी बनकर घर आई तो भैया भी व्यस्त हो गए। वो और भी अकेलापन महसूस करने लगा। पिताजी भी उसके लिए चिंतित थे और सुधीर भी उससे बात करने की कोशिश करता था, पर अब अपनी एक अलग दुनिया में खो गया था। विनोद के चर्चे सभी को पता थे, कोई भी उससे शादी को तैयार नहीं हुआ, पर सोमनाथ जी ने मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रेखा को चुना ताकि शादी के बाद हो सकता है विनोद में कुछ बदलाव आए। पर विनोद की तो आदतें वैसे ही रहीं। वो पत्नी को सबके सामने डांट देता था, जब देखो चिल्लाने लगता था। उसने रेखा और अपनी बेटी को कभी प्यार और सम्मान नहीं दिया था। आज रेखा की बातों से वो अंदर तक हिल गया। उसने अपनी तुलना घर की काम वाली रमाबाई से कर दी थी। उसने कुछ सोचा, सुबह होते ही ऑफिस के लिए तैयार हो गया, जहां वो कभी कभार ही जाता था। उसने वहां पर रखी कुछ फाइलें देखी जो अधूरी पड़ी थी, महीनों से जिन्हें छुआ नहीं गया था। उसने घंटी बजाई और बाकी कर्मचारियों को बुलवाया। उसने काम की जानकारी ली और फाइल पूरा करके अपने बड़े भैया के कैबिन में चला गया। भैया, अधूरी फाइलें मैंने पूरी कर दी है, आप इन्हें अच्छे से देख समझ लीजिए और पूरी पढ़कर ही अच्छी तरीके से हस्ताक्षर कीजिए। सुधीर का मुंह
खुला रह गया। रातों रात अपने छोटे भाई में ये परिवर्तन देखकर सुधीर को बहुत ही अच्छा लगा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका और पिताजी का काफी दिल दुखाया है। माँ तो हम दोनों को छोड़कर चली गई थी, पर मैं ही गलत रास्ते पर चला गया था। अब ये बुरी लत मैं छोड़ने का प्रयास करूँगा। सुधीर ने अपने भाई को गले लगा लिया। विनोद ने अपने भाई और पिताजी से वादा किया कि वो मन लगाकर काम करेगा। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। अब आप और भैया वहाँ हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है? रेखा बोली। तुम्हारी ज़रूरत हर जगह है, इस घर को, मुझे और ऑफिस को भी। तुमने कितने अच्छे से सारा काम संभाल लिया था, आगे भी तुम ही संभालोगी, विनोद ने प्यार से कहा। रेखा बहुत खुश थी। आखिर कैसे भी करके उसका पति सही रास्ते पे चलने लगा था। दोस्तों, परिवार में हर रिश्ते की बड़ी अहमियत होती है। अपने ही भाई के साथ छल करना, पिता की जिम्मेदारी ना निभाना और पत्नी का अपमान करना एक अच्छे पुरुष के लक्षण नहीं होते हैं। परिवार में सबका ध्यान रखकर चलना चाहिए और बुरी संगत, बुरे दोस्तों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।